नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा हिमाचल सीमा पर यमुनानगर के आधी बद्री क्षेत्र में बनने वाले बांध के स्थल का दौरा किया। उन्होंने यहां अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री यमुनानगर के आधी बद्री क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां वह हरियाणा हिमाचल सीमा पर बनने वाले बांध को लेकर MOU पर साइन करेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिश ने बताया कि इस कार्यक्रम में दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बनने से सरस्वती नदी में जल बहाव लगातार रहेगा। वहीं बरसात के मौसम में ज्यादा पानी आने की दिक्कत भी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बांध का अधिकांश हिस्सा हिमाचल में बनेगा। इसके लिए उन्होंने हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आधी बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी, उन दोनों के बीच MOU साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को MOU दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने का भी प्रोग्राम। वो भी हमारे पूजनीय दर्शन लाल जी जैन का सपना साकार होने जा रहा है। मोरोपंत पिंगले जी ने जो कभी सपना देखा था और उसके बाद यहाँ पर बार बार हमारे बहुत से अधिकारीगण आए, सरकार के मुख्यमंत्री आए और केंद्र के मंत्री वहाँ पर आए, और जो अब तक ये कहते थे कि सरस्वती एक मिथ है, तो नासा से लिए गए चित्र और स्टडी के आधार पर अब ये साबित हो गया है कि सरस्वती यहीं से बहती थी और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। और कोई 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत का एक डैम वहाँ पर बनने जा रहा है। आधी बद्री का हमने यहाँ पर दौरा किया है। ये जो प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सरस्वती दोबारा से चले, सरस्वती इस क्षेत्र में दोबारा से बहे, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की और हरियाणा सरकार की सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की कवायद है कि सोम नदी के ऊपर जिस तरह से हम एक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया, एक डैम बनाकर डैम से हम पानी इधर सरस्वती में डाइवर्ट करके और कुछ उससे आगे चल के एक बैराज बनाकर और एक रिजर्वायर बनाकर सरस्वती से दोबारा से पुनर्वाहित करने की ये योजना है। इसको लेकर आज हमने यहाँ दोबारा से फिर एक व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों प्रदेशों के हिमाचल और हरियाणा के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच में 21 तारीख को एक MOU होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी हरियाणा। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी को देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि 23 और 24 फरवरी को मजदूर संगठनों के साथ भारत बंद का समर्थन भी करेंगे। उसमें ये है कि जो लखीमपुर 15 दिन है उसमें बातचीत करेंगे सब। अभी तो सरकार उससे बातचीत होनी मुकदमों पे है, अजय टेने वाला मामला है और जा रहे हैं लखीमपुर खीरी। कल से ही हम उसमें इलाहाबाद जा रहे हैं, 3 दिन वहां रहेंगे, फिर लखीमपुर खीरी रहेंगे 3-4 दिन और पूरे प्रदेश भर में पूरे देश भर में 31 तारीख को प्रोग्राम है। तो सरकार ये है कि सरकार या तो भाई जो हमारे इशू थे उन पर सरकार काम करे, नहीं तो फिर जाएंगे। हरियाणा को छोड़ के किसी भी राज्य में किसी तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से मुकदमे वापस लेने की, कंपनसेशन की नहीं की गई। तो इस बात को नजर रखते हुए ये तय किया गया कि सरकार को ये समय दिया जाता 31 तारीख को हम वायदा खिलाफी दिवस के रूप में पूरे देश के जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और तहसीलों पे प्रदर्शन करेंगे और सरकार उसके बाद भी सचेत ना होकर बातचीत नहीं करती है। यही अड़ियल रवैया अगर सरकार अपनाती है तो 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी।
सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसी को लेकर के किसान नेता शिव कुमार कक्का से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लाजपत ने। सुना देते हैं आपको। संयुक्त मोर्चे की काफी बड़ी बैठक रही और उस बैठक में क्या निर्णय निकल कर आए, सबसे बड़े चेहरे जो हैं, जो नेता हैं, क्या निर्णय आए जी? अब क्या अगली रणनीति रहने वाली है? देखिए, 30 तारीख को हम 31 जनवरी को विरोध दिवस मनाएंगे, विश्वासघात दिवस के रूप में। जो सरकार ने 9 तारीख को हमको एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने मांगों पर स्वीकृति दी थी, उनमें अभी तक जो काम अपेक्षित था वो नहीं हो सका है। भारत के किसी भी राज्य को केंद्र सरकार से पत्र नहीं गया कि मुकदमे वापस लिए जाए। जैसे मध्य प्रदेश की बात मैं करूं तो मैंने गृह मंत्री से बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई केंद्र सरकार से अभी तक पत्र नहीं आया है मुकदमे वापस लेने के लिए। उसी प्रकार मुआवजे की बात करें तो हरियाणा में अभी तक मुआवजा तय नहीं हुआ है, पंजाब में जरूर मुआवजा और नौकरी मिली हुई है। इन तमाम चीज़ों पर जो वादाखिलाफी हुई है सरकार की ओर से, उसके लिए ये तय किया गया है कि 31 जनवरी को हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे। अगली क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि जैसे राजनीतिक जो किसान नेता थे वो राजनीति में उतर चुके हैं, उनको भी क्या शामिल रखा जाएगा? देखिए, मैंने ही आज ये कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, इसकी मर्यादा को भंग नहीं होने देना चाहिए। ये सबकी सामूहिक जवाबदारी है। चुनाव लड़ना अपराध नहीं है, पार्टी बनाना अपराध नहीं है, पर मोर्चा हमारा नॉन पॉलिटिकल था और नॉन पॉलिटिकल है, आगे भी रहेगा। जो किसान नेता थे आपके बीच में थे, वही पार्टी बना चुके हैं? हाँ, तो जो लोग पार्टी बनाएंगे या चुनाव लड़ेंगे वो आगे SKM का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगली क्या रणनीति रहने वाली है जी? जैसे आज चर्चा हुई है, काफी लंबी बैठक हुई है और आंदोलन को जैसे आज जो 1 महीने बाद बैठक हुई है, अब क्या अगली रणनीति रहने वाली है? बताया मैंने 31 तारीख को आंदोलन करेंगे। लखीमपुर खीरी का मामला अभी अधर में है, उस पर कुछ हुआ नहीं है, तो लखीमपुर खीरी पर जाकर 4-5 दिन के बाद एक बैठक लेंगे और वहां से सभी संगठनों को कहा जाएगा कि वहां चलकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। शिव कुमार कक्का जो है काफी बड़े चेहरे हैं, किसान नेता है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो जो है अब किसान नेताओं के साथ नहीं रहेंगे और लगातार जो है अपना चुनाव लड़ सकते हैं। और जो यूपी में जो चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है अगली रणनीति बना सकते हैं। जैसे भारत बंद की भी बात है, काफ़ी तरह की चर्चाएं हुई हैं, सभी चर्चाओं पर बातचीत की हमारे साथ। हर खबर के लिए सोनीपत से रुक करते हैं अगली खबर का। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। साथ ही साथ कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है, जिसकी वजह से बाजारों को 6 बजे के बाद ही बंद कर दिया जाता है और जो दुकानदार इसका अनुपालन नहीं करते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। जिला उपायुक्त यशेंद्र ने स्वास्थ्य संबंधित सभी अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें कोरोना नियमों के पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोविड का 3rd वेव की आशंका जैसे बताई जा रही है, उसको आज मैनेज करने के लिए सभी SMOs की, CMO, PMO इनके साथ हमारी बैठक थी और हमारे ज़िले में तैयारियां पूरी हैं और लोग अपना ध्यान रखें और जो भी सावधानी इसमें बताई गई है, SMS, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मेंटेन करें और अपनी वैक्सीन लगाएं जो लोग बचें। और तभी महेंद्रगढ़ में रोटरी क्लब ने श्री राम लीला परिषद के परिसर में निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग नाप तोल शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार के दिव्यांगजन आयोग के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। क्लब के प्रधान मुकेश मेहता ने बताया कि कार्यक्रम में विशेष सहयोग नारनौल प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय शर्मा का रहा। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने रोटरी क्लब की सराहना करी है। और मैंने वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री कृष्णपाल जी भूजल से यहीं से फोन किया था और अगले दिन 12 बजे उनके निवास पर मिले
और ये 4,500 अध्यापक हैं पूरे हरियाणा में। कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से। और टेट की जो परीक्षा है वो मैंने अपने कार्यकाल में इनको उसमें खबर पंचकुला से, जहां मोली गांव में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें एक व्यक्ति के घर में बनी अलमारी के अंदर भारी मात्रा में अवैध रूप से देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध शराब का जखीरा अपने कब्जे में ले लिया है। खबर फतेहाबाद के भट्टा कला से है, जहां 19 जनवरी के आक्रोश प्रदर्शन में भट्टा ब्लॉक में सैकड़ों किसान, मजदूर और ट्रेड यूनियनों के लोगों ने हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलें, ये जानकारी आज भट्ट के देवीलाल पार्क में किसान सभा, खेत मजदूरों, ट्रेड यूनियन की हुई ज्वाइंट मीटिंग में मुख्य वक्ता राजकुमार बहबलपुरिया ने दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 40 वर्ष पहले 19 जनवरी 1982 को देश में किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और ट्रेड यूनियनों की हड़ताल हुई थी। तब उस समय की सरकारों ने लाठी गोली से 10 साथियों को शहीद कर दिया था। इसलिए अपने हक के लिए वो मजदूर किसान एकता संघर्ष में शहीदों की 40वीं बरसी पर आंदोलन का फैसला ले रहे हैं। खबर रोहतक से है, जहां नेशनल हाईवे नंबर 2 पर चुलियाना मोड़ के पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री में चौकीदार का शव सड़क पर मिला है, जिसके सिर पर चोट लगने के निशान पाए गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंचती और जांच के लिए स्पेशल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हालांकि पुलिस इसे प्रारंभिक जांच में हादसा बता रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकता है और इसके बाद ये पता चल पाएगा कि हादसा आखिरकार कैसे हुआ है। ये बुद्धिराम शर्मा हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, फैजाबाद। ये यहीं पे चौकीदारी करते थे। कल शाम को लास्ट टाइम इनको 7 बजे चौक पे मिले हैं, ये जहाँ पे ठेके की तरफ गए हैं और अभी हम पूछताछ करके आए हैं सच्चू साहब के साथ। तो उधर से दारू पी के आए हैं। रास्ते में लगभग 9-10 बजे करीब ये यहाँ पे गिरे हैं और गिरने के बाद इनकी नाक और मुंह ब्लॉक हो गया है, तो सांस नहीं ले पाए हैं। इस वजह से ठंड और सांस ना लेने की वजह से थाने में बजरिया फोन इतला मिली कि चुलियान मोड़ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो कार्रवाई के लिए मैं मौके पहुंचा, मौके पहुंच के नहीं एसएचओ साहब को भी मौके बुलाया गया, एफएसएल टीम को मौके बुलाया गया और मृतक की शिनाख्त होगी। ये बुद्धिराम है, अयोध्या का रहने वाला। ये जय माता फैक्ट्री में काम करता था। जो इसके मैनेजर ने बयान दिया, भाई ठंड से मरा। ये प्रथम दृष्टया लग भी ये रहा है कि आंखों से कम दिखाई देता था इसे और ठुकरा के ये गिर गया। रात भर ठंड में पड़ा रहने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगी। रतिया में युवकों ने मेडिकल संचालक से पिस्तौल और चाकू दिखाकर 2 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही साथ मेडिकल शॉप पर जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करते हुए फरार हो जाते हैं। वहीं पुलिस वहां पर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई, बल्कि अपनी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इसी के विरोध में मेडिकल संचालकों ने रोड जाम कर दिया, जिसके दौरान आपको बताते चले पंजाब के 2 युवकों की गाड़ी फंस जाती है और शीशे टूट जाते हैं। फिर गाड़ी सवार युवक जमकर वहां पर हंगामा करते नजर आते हैं। मामला की है जी, अपना मेरी माता एमरजेंसी 2 गड्डियां लेके पहले टप गई। ठीक है। तीजी गड्डी मैं लेके टपया। ठीक है। रोकिया मैनू, भाई जी वहां एमरजेंसी है, मेरी माता बीमार है। ठीक है। गुलामा खड़ के कोड कड़ीसिया, शीशा फोड़ता, गड्डी फोड़। किन्ना ने फोड़े शीशे गुलामे? ओ देखो जी, जेडे जानते। ठीक है। ठीक है। उन्होंने मेडिकल ना बंद कराया। क्या नाम है जी आपका? रुपिंदर सिंह। अच्छा। हाँ जी। नहीं यार, माता आपकी कहाँ इमरजेंसी में? सरकारी अस्पताल चोवे, चाहे मैनू नहीं पता ही तक। अच्छा। लेके गए, आप पीछे पीछे जा रहे थे? उन्होंने अटैक हो गया। जे उन्होंने जिम्मेवारी बनती है, जे उन्होंने कल नूं कुछ होंदा ते ये जिम्मेवार। मामला ये 3-4 अज्ञात लाली जुली के लड़के आए थे। मेरे को जानती भी अच्छी मैं उनको जानता हूँ। वो 1 नंबर के घटिया मतलब गैंगस्टर अपने आप को मानते हैं। वो पहले वो आए जैसे सीधे की गोली ले गए, मेरे से यहाँ पर टैक्सी ले गए, सामने अंडे वगैरह खा के दारू पी गए थे। मेरे को मौके पे कोई उनके सामने पेमेंट पकड़ा गया 2 लाख।
कि प्लस सीधा 2 लाख लगा लो प्रॉपर। जब वो 2 लाख रुपये पकड़ा के मैंने उनके सामने पापा के कोर्ट में डाल दिया, तो फिर 3-4 अंदर आए अज्ञात थे, वो उनके साथ थे, तो शीलू नाम था एक लड़के का, तो जिसको मैंने कहा भाई तू चल जा, कोई तरह बात नहीं है। उसने आके एकदम से मारपीट करनी शुरू कर दी। दादी जी बैठे थे मेरे यहाँ पे, मेरे तरुण दादी जी हैं वो बैठे थे, उनके सामने गाली गलौज करने लगे। पहले तो कोर्ट लेके भागना चाहे, लेकिन पैसे निकाल के भागे। पैसे निकलने के बाद वो चले गए। फिर उनके 15-20 बंदे आए, सारी मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। खबर जगाधरी से, जहां पर एक महिला ने अपनी बहू के खिलाफ घर में घुसने और चोरी करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ थाना पुलिस प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मधु शर्मा नाम की महिला ने अपनी बहू के खिलाफ घर में घुसने और गहने के साथ अन्य सामान चोरी करने का मामला दर्ज कराया है, जिस पर जांच चल रही है। ये मामला है, मधु शर्मा है पत्नी ऑफ वाइफ विजय शर्मा। इसने अपने पुत्र वधू खुशबू के खिलाफ ये पर्चा दर्ज कराया है। इसमें इनका पहले से ही ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो इस टाइम खुशबू उस घर में रह रही है। तो पीछे कोर्ट के द्वारा विजिट पॉइंट हुआ था कि इसको बुजुर्ग को, जो इसकी सास है ये, इसको भी घर में आप छोड़ के, इसको रहने के लिए छोड़ के आए मधु शर्मा को। लेकिन उस समय वो जो खुशबू थी वो नीचे वाले उसमें रहती है पोर्शन में, तो उस समय उसको नहीं रख पाए थे। वो उसने कहा था कि मैं बुजुर्ग औरत हूँ, मैं नीचे नहीं रह सकती, मुझे ऊपर नहीं रह सकती, मुझे नीचे रखा है। रतिया में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रतनगढ़ बस स्टैंड पर दीवार फांदकर किराने की दुकान में सेंधमारी करके करीब 60,000 की नकदी के अलावा दुकान में रखा हजारों का सामान चुरा लिया। वहीं चोरों की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। साथ ही साथ दुकान मालिक ने बताया कि लोहड़ी का त्योहार होने की वजह से वो रात करीब 8:30 बजे अपनी दुकान को बंद करके घर चले गए थे और शुक्रवार सुबह आकर देखा तो उसकी दुकान की साइड वाली दीवार तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए चुरा लिए थे। नीलोखेड़ी में खेतों में एक युवक का शव नग्न अवस्था में मिला है। खेत के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। तरावड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि शव मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सिरसा के भुवनेश्वर चौक में निकट लापरवाही से ट्रक चलाते हुए चालक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। करीब 10 मीटर तक मोटरसाइकिल को घसीटते हुए ले गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बच्चे को काफी चोट आई है। आपको बताते चले, हादसे के बाद ट्रक चालक को हुड्डा चौकी पुलिस ने काबू कर लिया। घायलों को उपचार के लिए तुरंत नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। ये दोस्त थे पहले खड़े, तो यहाँ ट्रक आया था जैसे, और बाइक पे जा रहे थे तीन, एक लेडीज थी एक और उनका बच्चा था, और ट्रक ने उनके ऊपर से ट्रक चला गया। और एक जो बाइकर आ रहा था पीछे, उसने ट्रक को ओवरफ्लो करके उसको रोक दिया। और उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया, काफ़ी कुछ नहीं है, कोई नहीं आया। उनके काफ़ी चोट लगी हुई थी, सारी लात पे सारी खराब हो गई, लेडीज़ की जेंट्स की बहुत ज़्यादा। पलवल में होटल की अपराध शाखा ने पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर NH-19 पर हरियाणा यूपी करमान बॉर्डर पर कार में सवार 2 युवकों से अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देसी कट्टे बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी इन हथियारों को तस्करी के लिए ले जा रहा था। संजीव पुत्र अनीफ है, विलेज नहीं, तहसील डिस्ट्रिक्ट नूह का रहने वाला है। कल हमें मुखबिर खास ने सूचना दी थी कि ऐसे बात है, संजीव अपनी डिजायर गाड़ी के अंदर कुछ इलीगल वेपन लेकर अपने गांव में जा रहा है, राजस्थान से लेकर आया है। जो हमने नाकाबंदी करके इसको काबू किया और गाड़ी की तलाशी लेने पर इसे 13 देसी कट्टा।
नूह में नगर परिषद के अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे हैं। नूह से नलेश्वर मंदिर को जाने वाली सड़क के किनारे जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने लिखित भी इसकी शिकायत अधिकारियों को दी है, लेकिन उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है, जबकि लोगों को बदबू में जीना पड़ रहा है। आपको बताते चले, इतना ही नहीं, स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। जी, मैं गांव नल्हड़ से हूँ। मैं यहाँ से डेली कम से कम दिन में 3-4 चक्कर लगते हैं मेरा, और मैं जब भी देखता हूँ ये गंदगी, यहाँ से बड़ी स्मेल, गंदी स्मेल आती है। और बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, मंदिर के लिए आते जाते रहते हैं जी। और गांव के लोग और बाकी शाम के टाइम जो घूमने लोग आते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है इस गंदगी से। क्या था कि पहले यहाँ पे बहुत लोग आते थे घूमने, इस रोड पर भीड़ लगी होती थी शाम को। अब क्या कर दिया जी, वो लोग जाने लगे दूसरे रास्ते से, क्योंकि इस गंदगी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। यहाँ पर 5 मिनट बैठ नहीं सकते। की जहाँ तक बात है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो भी निर्धारित जगह हैं मलबा के डिस्पोजल के लिए, उन्हीं पे ही मलबा डाला जाना चाहिए। कोई भी पालिका कर्मी उससे अलग जगह पे मलबा नहीं डाल सकता है। और पब्लिक से भी मेरा ये आग्रह है कि जहाँ साफ सफाई हो रही है उस जगह के ऊपर वो भी कूड़ा ना डालें, क्योंकि शहर को साफ रखना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सभी का उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि अकेले पालिका कर्मी शहर को साफ नहीं रख पाएंगे जब तक जनता का उनके लिए सहयोग। फतेहाबाद में गिरते भूजल स्तर को लेकर के अब सिंचाई विभाग जिले में वाटर सिरोसिस की जानकारी जुटाएगा। इस दौरान ये जानकारी जुटाई जाएगी किन स्थानों पर पानी का अधिक दोहन हो रहा है। इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक स्थानों पर पानी की खपत का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। वहीं ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिलों में नहरों और ट्यूबवेलों से कितना पानी हमें मिल रहा है। इसके बाद एक मेगा प्लान तैयार करके पानी की खपत को रोकने और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी ना हो पाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी 2020 के अंदर हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी बनी है, जिसका मेन मकसद ये है कि हम जो हमारे रिसोर्सेज क्या क्या हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं। भाई किस रिसोर्सेज से हमारे पास कितना पानी है, नहरों का कितना पानी है, ट्यूबवेल का कितना पानी है, और उनकी कहाँ क्या क्या खपत हो रही है। तो ये सारा डाटा हर जिला हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन, डिस्ट्रिक्ट वाटर रिसोर्सेज प्लान बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का बन रहा है। तो उससे हमारे पास सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ जाएगी कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, पानी की हमारे पास सरप्लस है या पानी की कमी है। और ये डिस्ट्रिक्ट प्लान वाटर रिसोर्सेज प्लान बनने के बाद ये आगे हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। चरखी दादरी के माईकला गांव में मुख्य सड़क पर पानी की निकासी न होने से गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि सड़क पर काफी समय से पानी निकासी न होने से ग्रामीणों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। प्रशासन की तरफ से समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल में जाने के लिए बच्चों को भी इसी सड़क से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने बताया कि अगर प्रशासन इस समस्या का कोई समाधान नहीं करता तो आगे एक बड़ा आंदोलन जरूर किया जाएगा। जो महंगा इलाज गरीब परिवार अपने बच्चों का नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने के मामले में जींद हरियाणा में पहले स्थान पर रहा है, जिसकी जानकारी इस योजना के नोडल अधिकारी और जिला उप सिविल सर्जन रमेश पंचाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उप सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में साल 2020 से 21 के दौरान कुल 123 बच्चों का इलाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत करवाया गया, जिस पर 34,21,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। हमारे डिलीवरी पॉइंट है 0 से 3 साल तक के जो बच्चे हैं और 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं। जो भी बच्चा जन्मजात जिसको भी कोई भी डिफेक्ट हो, वहाँ स्क्रीन करके वो हायर सेंटर में भेजते हैं, सिविल हॉस्पिटल में भेजते हैं। वहाँ डॉक्टर बताते हैं इसको दिल में छेद है, इसकी आंखें खराब है, या इसके कमर में फोड़ा है, इसके तालवा खराब है। उसके बाद वो DIC सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है सिविल हॉस्पिटल जींद में, रूम नंबर 110 है। उसमें हमारा स्टाफ होता है, प्रॉपर पेशेंट के सारा रिकॉर्ड लेके उसको हायर सेंटर में जो पैनल पे है वहाँ हम भेजते हैं।
और सारा का सारा विद इन वीक हम सारा ट्रीटमेंट उनका फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते थे। और हमारे बच्चे के जन्मजात ही सफेद मोतिया था, तो हम यहाँ राजकुमार डॉक्टर साहब से दिखाने के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि इसको जन्मजात ही नहीं दिखता, तो इसको सफेद मोतिया बताया गया। तो हम फिर हमारे को राय दी कि भिवानी है दीर हॉस्पिटल, उसमें आप जाओ और वहाँ इसका ऑपरेशन कराओ और आपका सरकारी खर्चे पे ही ऑपरेशन करवाया जाएगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और वैसे ही हम पे 1 रुपया भी नहीं लिया गया और हमारा सारा सरकारी खर्चे पे इसका ऑपरेशन हुआ है। दोनों आंखों में सफेद मोतिया। करनाल के आरकेपुरम मार्केट के दुकानदारों ने युवकों की गुंडागर्दी पर रोष जताते हुए मार्केट की दुकानें बंद कराकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को समझाया और उसकी शिकायत पर केस दर्ज करके जाम को खुलवाया गया। दुकानदारों ने बताया कि उनका एक साथी दुकानदार रोड क्रॉस कर रहा था, तभी रॉन्ग साइड से 3-4 युवक शराब पीकर आए और उसको टक्कर मार दी। इस बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद युवक वहां से चले गए। उन्होंने सोचा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन दोबारा से 6-7 युवक लाठी डंडे लेकर आए और उस दुकानदार के साथ उसके बेटे को सड़क पर गिराकर जमकर उनकी पिटाई की गई। दुकानदारों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।